आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात एक उभरती हुई शख्सियत, तुलबा के दिलों में राज करने वाले ख़ास मुकाम रखने वाले उस्ताज़ जनाब डॉक्टर महमूद अहमद साहब से हैं, जो हमारे साथ नशिस्त में आज तशरीफ़ फरमा होंगे। सर एक रिसर्चर भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रीवियसली सर जो हैं क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज और हेड ऑफ़ प्लांट ऑपरेशंस मैनेजमेंट के तौर पे भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल की तालीम का आगाज़ आपने कहाँ से किया? फिर कॉलेज लेवल में आप कहाँ से पढ़ते रहे? उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कसूर के एक विलेज से है, उस्मान वाला। मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उस्मान वाला से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। यहाँ तक जो हमें टीचर मिला, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है और वालिदैन की जो दुआएँ हैं। तो मेरे वालिद साहब का बहुत विज़न था पूरे इस एरिया में, जहाँ से हमारा पीछे गाँव है बॉर्डर एरिया के ऊपर। तो 1958 में मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक किया था, तो उनका एक विज़न था कि हम पढ़ें, और हमारी वालिदा की भी था कि लोगों को जब वो देखती थी कि लोगों के बच्चे जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कोई ऐसा दिन होगा कि हमारे बच्चे भी बैग पहन के स्कूल में जाएँगे। या मेरे वालिद साहब कहीं शहर में आते थे, वो देखते थे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बच्चे-बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी में बैठेंगे, पढ़ेंगे आगे और डिस्कस करेंगे। उस विज़न की वजह से तो उन्होंने वहाँ पे एक हमारे टीचर होते थे, उनके दोस्त उनके साथ मिलके उन्होंने हमें वो बताया कि स्कूल में जाएँ तो वहाँ स्कूल में चीज़ें मिलती हैं। तो हमें वो स्कूल में ले गए, तो वहाँ जब हम स्कूल में पहुँचे तो टीचर ने हमें कैंडीज़ दी। उस वक़्त तो टॉफ़ियाँ जो बटरस्कॉच की बड़ी मशहूर व मारूफ़ होती थी। तो वो उन्होंने हमें जाते हुए भी दी, साथ 25 पैसे दिए। उसके बाद फिर जो रिसेस जिसको हम उस आधी छुट्टी कहते थे, हाँ, हाँ। तो वो ही, तो उसमें भी उन्होंने हमें एक ट्रैफ़ी और रिसेस में पैसे दिए, तो छुट्टी हमें 10 मिनट पहले दे दी। तो इस तरह ये प्राइमरी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्मान वाला होता था, वहीं से मैट्रिक किया 1995 में। तो 1995 में हमारी जो मैट्रिक की क्लास है उसमें कोई 150 के करीब लोग थे। तो हम पूरे उस क्लास से 2 लोग आए थे लाहौर पढ़ने के लिए। तो हमारा डिफरेंट कॉलेजेस में जिस तरह एक प्रोसीजर होता है अप्लाई किया, तो मेरे साथ वाले जो लोग थे उनका एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वाकर रोड में। तो हाँ। वो एक टर्म बना होता है कि हमने जी बच्चे एक ही जगह पे रहने चाहिए, तो फिर मैंने भी वहीं पे एडमिशन ले लिया, तो हम दोनों ने वहाँ एडमिशन लिया। तो वो मेरे दोस्त जो है वो 97 में मीन एफएससी करने के बाद चले गए, तो मैंने अपना सिलसिला कंटिन्यू किया। तो बीएससी भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वाज रोड से की। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। 2002 में जब मैं वहीं से डिग्री मैंने कंप्लीट की, तो फिर साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो अप्रैल 2003 में मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज एनालिटिकल केमिस्ट जॉब स्टार्ट की। उसके 2 साल के बाद व्हेन आई वाज़ प्रमोटेड टू क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। उसके बाद वहाँ मेरा सफ़र चलता रहा, तो 2019 में आके मैं वहाँ पे मेरी प्रमोशन होगी, मैं हेड ऑफ़ क्वालिटी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हेड ऑफ़ प्लांट ऑपरेशन होगा। मीन टाइम 2011 में मैंने फिर फैसला किया कि अब मुझे एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है। तो वहीं से फिर मैंने एमएस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से 2011 से 2013 तक। तो साथ ही मैं पीएचडी में एनरोल हो गया 2013 से। 2018 में मैंने पीएचडी डिग्री जो है वो मुझे रिसीव हुई। ड्यूरिंग पीएचडी जो मैंने अपना थीसिस लिखा वो पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम हमने काम किया टर्मेरिक के ऊपर, वहाँ का एक प्रिंसिपल कंपाउंड है करकुमिन, जो कि हर कैंसर को टारगेट करता है। तो ड्यूरिंग पीएचडी जब मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, एट दैट टाइम आई हैव 45 पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। So that was from primary to my PhD studies. सर एक जद्दोजहद का तवील सिलसिला, उसके लिए ज़हानत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जिस तरह आपने अपने एक शहर का नाम बताया कसूर, तो इस ज़हानत में क्या कसूर शहर की कसूरी मेथी ने या कसूरी फलूदे ने भी कोई काम दिखाया? या हमारे कस्बों में, हमारे गांव में कोई ना कोई डेलिकेसी होती है, तो कसूर की ये डेलिकेसी है, जिसे फलूदा और मेथी है। ये तो एक उस सेंस में एक मजाकी फ़न में या फ़न की तरह का एक क्वेश्चन है। बेसिकली जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ चीज़ें जेनेटिक इनहेरिट्स में भी होती हैं। तो ये मेरे वालिद साहब का रोल था। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे तो हमारी बेसिकली शॉपकीपर्स यानी एक बड़ा हमारा कारोबार होता था। तो उस ज़माने में डिफरेंट ब्लैंक पेपर्स आते थे जो न्यूज़ पेपर्स होते थे। तो जब हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो हाँ। मेरे वालिद साहब उनके रजिस्टर बना के लाते थे। तो वो रजिस्टर बना के मैं कहते इसके ऊपर गिनती लिखनी है आपने मिलियंस में। हम लाखों में गिनती लिखते थे, तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। तो उससे चीज़ों को आगे बढ़ती गई।
और फिर वहाँ पे टीचर माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, जो प्राइमरी में भी थे, उसके बाद वो मिडिल लेवल में भी आए, फिर साइंस में आए, तो फिर वो सारे इस तरह आगे ये सिलसिला चलता रहा और चीज़ें आगे जो है बढ़ती रहीं। तो वो फिर चीज़ें जिस तरह साथ उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो जो आप चीज़ों को जो एक्सप्लोर करते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा फिक्स होती जाती हैं। तो यही मैं आज अपनी क्लास में भी यही कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में तमाम लोग जीनियस हैं। अब जीनियस वो सबसे ज़्यादा है जो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि तमाम जो डाटा इस वक्त आपके एक छोटे से डिवाइस मोबाइल में अवेलेबल है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। आप डाटा डालते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको उसका जवाब दे देता है। तो अब डिपेंड करता है कि डाटा आप कितना एक्सप्लोर करते हैं। जितना डाटा एक्सप्लोर करोगे उतना वो जीनियस होगा। तो इसमें आपके एक्सप्लोर करने के ऊपर और टाइम के ऊपर है, कितना टाइम लगाते हैं। तो क्लास में ये अक्सर कहता हूँ कि वो लोग यही अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि ये कैसे है। उनको ये मैं कहता हूँ कि जिस तरह लोग रियाज़त करते हैं ना गाने वाले, तो ये रियाज़त का काम है। जितना ज़्यादा आप रियाज़त करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड का जो कंप्यूटर है ना, कितने गीगाबाइट तक डाटा आपका ब्रेन में आ सकता है, तो उतना डाटा को इंटीग्रेट करेगा और चीज़ें नई-नई आपको बताता सर कहाँ पे ज़िंदगी एज़ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर आपकी चल रही थी और कहाँ से एकदम आप एकेडेमिया की तरफ आ गए? तो ये एकदम से शिफ्ट जो आपके करियर के अंदर आई, तो सर ये बाय चॉइस थी या बाय लक थी? पाकिस्तान की जो सबसे बेहतर इस वक्त इंडस्ट्री है ना, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो जो कि नीट एंड क्लीन, क्योंकि वो एक रेगुलेटर के अंडर ड्रैग के अंडर चल रही है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ उसके जीएमपी के सर्टिफिकेशन लेना पड़ती है, डिफरेंट उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं। तो इसलिए वो एक बहुत नीट एंड क्लीन और वेल मैनेज इंडस्ट्री है। तो मैंने 2003 में एक ही इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, रैनाकॉन फार्मा को। तो रैनाकॉन फार्मा जो है वो मार्केट लीडर कंपनी है इन हीमोडायलिसिस कंसंट्रेट फॉर द किडनी फेलियर्स, जो कि एक्सपोर्ट भी करती है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट बनाते हैं, मेन टैबलेट्स बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं, या कोई इंजेक्टेबल बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर एक पीएचडी बंदे का काम उस सेंस में नहीं है कि जितना काम एक एमएससी कर सकता है उतना ही वो पीएचडी कर सकता है। तो इसलिए वो पीएचडी की डिग्री का कोई ख़ास वहाँ पे एडवांटेज नहीं है। इसलिए ये मैंने बाई चॉइस जो है ना इंडस्ट्रियल से एकेडेमिया में आया। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मैं अपनी लक समझता हूँ कि जितना मैंने इंडस्ट्री से सीखा, मैंने वहाँ रहते हुए इंडस्ट्री में कोई 8 मुल्कों को विज़िट किया, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो उसके बाद एकेडेमिया में तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि एकेडेमिया में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ किताबों के ऊपर पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकबिलिटी नहीं है। तो इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल काम किया। तो एकेडेमिया में आके वो जो चीज़ें हैं, फिर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता हूँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई लैब्स अभी हम डेवलप कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये मेरा बाई चॉइस था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये भी एक मेरी ख्वाहिश थी कि लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी सी है, उसको ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप नेशन की बिल्डिंग करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें था कि नेशन बिल्डिंग करें, जो मैंने एक्सप्लोर किया और आगे मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ पीएचडी में। तो करने के बाद तो फिर लोगों को यही एक प्लेटफॉर्म था जो एकेडेमिया है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को फिर मैंने ज्वाइन किया। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। सर अपना जब आप दौरे तालीमी देखते हैं और आजकल के नौजवानों को देखते हैं, तो आपको कोई ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है, या कुछ उस साजा की कदरी के अंदर आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आजकल के जो नौजवान है, जो हमारी यूथ है, उसमें अपना जो है इजाफा कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस्तादों की तो कदर करनी चाहिए। उस ज़माने में जो उस्ताद होते थे तो फ्री भी पढ़ा देते थे, आज उस्ताद तो फ्री नहीं पढ़ाने के लिए तैयार। उस वक़्त जो उस्ताद दूर से आ रहा होता तो लोग छुप जाते थे, जो जी उस्ताद आ रहा है कल स्कूल में पूछेगा जी आप कहाँ खड़े थे, वहाँ क्या कर रहे थे। फिर भी इसके बावजूद जो हमारी कदरें हैं उनको तो हमें मेंटेन रखना चाहिए। आज मैं अपनी क्लास में ये कहता हूँ कि आप उस्तादों के बारे में है तो वो उस्ताद है ना, वो कहते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो उनका नॉलेज का अंदर नहीं, वो उस्ताद है। आपको इंडिफरेंस हो सकता है, मगर उनका जो इम्पोर्टेंस जो है उनका एहतराम करना लाजम है। आप कभी ऐसी बात ना करें कि लो जी वो ऐसा था, वो ऐसा था, नहीं, बिल्कुल ना करें। आज क्लास में भी बच्चों को यही समझाता हूँ, जैसा मर्जी उस्ताद हो, आपके कोई चॉइस हो सकती है, ये अच्छे उस्ताद हैं, ये अच्छे सेंस इस सेंस में कि हर किसी का अपना मोड होता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत एमिकेबली होता हूँ बच्चों के साथ। ये अभी हमारे साथ ये बच्चे काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप देखें हमारे लिए तमाम बच्चे बराबर हैं।
और कहाँ कहाँ से आए हैं, हम इनके नामों से वाक़ थोड़ा बहुत ये वाक़ हो जाता है ये किस एरिया से आए हैं, तो हम उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मेल है या फीमेल है, तो मैं तो उनको यही समझाता हूँ कि आप अपने उस्तादों का एहतराम करें, वो जैसे भी हों, आप हमेशा झुक के मिलें और आप हमेशा उनके सामने बो डाउन होना चाहिए। सर किसी भी माशरे के अंदर उसाज़ा जो हैं हमारे रूहानी माँ बाप कहलाते हैं, और जो उसाज़ा हैं ये हमारे कौम के बच्चों के मामार भी होते हैं। तो सवाल सर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान आपको लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको ठीक रोज़गार फ़राहम कर रही है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे? क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं या आपको लगता है कि हुकूमत को मज़ीद इसके लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए? हमने भी तो अपने जो है ना वो बजट नहीं बनाया हुआ ना, क्योंकि बजट हम आउट हो जाते हैं और एकदम खर्च किए जा रहे हैं, देखते नहीं हैं। तो मैंने शुरू में टाइम मैनेजमेंट भी की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली जो हमें करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा ₹100 कमा रहा है, तो वो समझे कि मैं ₹80 कमा रहा हूँ, तो ₹80 में बजट बनाए और अपने आप को मेंटेन करे और अपना बजट जो है ना उसके ऊपर ही वो रिलाय करे, और 20 जो है वो सेविंग की तरफ जाए। डेफ़िनेट किसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। नो डाउट कि ये ग्लोबली ऐसे हो रहा है कि आजकल तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और रिसेशन भी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो अपना बजट है ना उसको मैनेज करना चाहिए, और जितने हमारे रिसोर्स दिए जा रहे हैं उन रिसोर्स के अंदर ही हमें जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करनी चाहिए। हमें किफ़ायत शेयरी करनी चाहिए। हम बेसिकली लोगों को देखते हैं जो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैंने वाले को छोटी गाड़ी भी काम कर रही है, किसी का मोटरसाइकिल है, साइकिल है। तो हमारी जो ना रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, हमारा छोटा घर है या बड़ा होना चाहिए, तो ये हमने खुद बनाई हुई है। बेसिक नेसेसिटीज़ अगर आपकी पूरी हो रही हैं दैट्स गुड। अगर आप छोटे से बड़े घर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि ये लग्ज़रीज़ हैं। ये भी है कि हम ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारे पास एक घर में 4-4 गाड़ियाँ, हम एक गाड़ी यूज़ नहीं करते। देखें, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मिलती हैं। टोयोटा और होंडा दुनिया की टॉप 10 कंपनीज़ में, मगर जैपनीज़ कौम सबसे ज़्यादा जो सफ़र है ना, या तो वो साइकिल पे करते हैं या वो ट्राम में करते हैं। तो ये भी एक है कि हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर 2 बर्डन आते हैं। एक हमारी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर इस सेंस में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते हैं। जब पेट्रोल यूज़ करता है, पेट्रोलियम तो हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट से जो हमारे फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो भी देना पड़ते हैं, और जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। तो हमें मतलब 4 गाड़ियाँ को एक गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, 2 मोटरसाइकिल वाले एक मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं। तो या अगर किसी को ईज़िली एक्सेस मेट्रो इस वक़्त चल रही है, जिन घरों के बाद उनको मेट्रो यूज़ करनी चाहिए, स्पीडो भी जा रही है। तो बस हम पड़े हुए हैं स्टेटस के चक्कर में। लो जी, उनके पास गाड़ी भी है, पैसे भी, मगर ये सफ़र मेट्रो में कर रहे हैं। तो हम इस जब तक इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते ना, उस वक़्त तक हम ये जो है ना किफ़ायत शहरी की तरफ आ सकते हैं, ना हम अपना बजट को मैनेज कर सकते हैं। सर आमतौर पे ये सुना भी जाता है और देखा भी जाता है कि केमिस्ट्री प्रोफेशन से रिलेटेड जितने हमारे उस्ताज़ हैं बड़े थोड़े से संजीदा मिजाज के हामिल होते हैं। घर में कौन सा संजीदगी का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, या घर में थोड़ा-सा खुशो-खुज़ू के साथ जो है आपका वक़्त गुज़रता है? प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। संजीदगी या सीरियसनेस किसी सब्जेक्ट मैटर तो नहीं है, वो इंग्लिश वाला भी हो सकता है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वाला कोई भी हो सकता है। तो ये तो एक किसी भी टाइम ये कैफ़ियत तारी हो सकती है। बेसिकली घर में अंदर जो है ना वो केमिस्ट्री वो हमारे घर में बहुत है इम्पोर्टेंट। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो मुझे बड़ा मज़ाक करते थे, केमिस्ट्री मैन है। तो घर में कभी बात करनी ना, कभी ऐसी बात हो जाती है, तो कहते हैं फैक्ट्री नहीं हैगी, तो तुझे इत्थे रोब पा रहा है लोग आंदे उत्ते। यहाँ पे एनवायरनमेंट और तरह का होता है, या आप इंडस्ट्री में होते हैं तो वहाँ पे और तरह का, वो हेड ऑफ इंडस्ट्री था, वहाँ डिफरेंट लेबर से लेके ऊपर मैनेजरियल स्टाफ को मेरा वास्ता होता था। तो तमाम इंडस्ट्री मुझे रिपोर्ट करती थी, देन आई वाज़ रिपोर्टिंग टू द एमडी। तो अब यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में और तरह का कल्चर है, यहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो हमें वो फादरली रोल और मेंटोरिंग का रोल करना पड़ता है। और मैं उनको यही कहता हूँ कि सीरियसनेस होनी चाहिए, मगर फ़न भी होना चाहिए, बगैर फ़न के आप सीख नहीं सकते। एक उस्ताद या एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को बार-बार प्रेस कर रहा है, ये करो, वो करो, अगर उनके साथ वो एमिकेबली नहीं है तो वो लर्न नहीं कर पाते। जहाँ तक घर की बात है, तो घर में तो ये सिचुएशन नहीं होती बच्चों के साथ। मेरे वालिद साहब कहते थे मुझे कि आप घर में आते तो बच्चों को पूछा करो वो क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता था, सुबह स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अब मैं भी इनको और प्रेशराइज़ करना शुरू कर दूँ, ये ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कभी वो खुद ही जो टीचर्स उनके पढ़ा रहे हैं या उनकी वालिदा उनको देख रही है,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो बच्चे अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला की तरफ से भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो शुरू में हमने बात की, जो ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे जॉइंट सिस्टम है, आपको पता है, हमारा भी जॉइंट सिस्टम है। तो हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी 78 ईयर्स ओल्ड एज है, तो अभी वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं। तो हम अपने पोते पोतियों उनके साथ ही सोते थे, तो उनकी भी इसी तरह ट्रेनिंग हुई हुई है। तो ये मज़ाक भी चलता है। तो वाइफ़ के साथ तो जी बहुत एमिकेबल हूँ, और कभी मेरा नहीं ख्याल कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा इशू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होगी, तो बल्कि मज़ाक ही करते हैं, मज़ाक में ही काम चलता है। सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में सुनने में आता है उनको पराठा और दही बड़ी पसंद। तो आज मेरे सामने डॉक्टर महमूद अहमद साहब बैठे हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सर, आपकी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? और हेल्दी रहने के लिए इंसान को किस ग़िज़ा को अपना जो है साथी बनाना चाहिए? जी, पार्टिकुलर कोई फूड की जो आपने बात की, जिस तरह डॉक्टर साहब का आपने हवाला दिया, तो मुझे तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें ही पसंद है, कोई पार्टिकुलर नहीं है, और मैं कभी खाने में कोई नुक्स नहीं निकालता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने में नुक्स ना निकालो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कोई वजह है, तो आप साइड पे कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने घर में बाहर में कभी कमेंट्स नहीं दिए कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो सारी चीज़ें ही खा लेता हूँ, और ये बारबेक्यू में ज़्यादा कुछ स्पेशलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी है, बस इतना ज़्यादा नहीं खाता, मैं थोड़ा खाता हूँ, और मैं टाइमली खाता हूँ। असल फास्ट फूड नहीं खाता, और ये जंक फूड भी नहीं खाता। सुबह नाश्ता टाइम पे करना है, फिर लंच टाइम पे है, उसके बाद एक 24 आवर में एक दफ़ा चाय पीता हूँ, एक दफ़ा लंच के बाद मैं ग्रीन टी पीता हूँ, उसके बाद डिनर है, फिर तो शाम को मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ का फार्मूला को देखते हुए मैं वही काम करता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये मेरी लाइफ़ का हिस्सा है। तो आजकल टाइम थोड़ा होता है, तो एक्सरसाइज़ नहीं हो रही, क्योंकि वो कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, यूनिवर्सिटी यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर शाम को ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं घर जाके, तो खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी रूटीन है। तो बाकी ये तो अवॉइड करना चाहिए, मैं कहता हूँ भई ये फ़ास्ट फूड है, ये जंक फूड है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। ये आपकी जो है ना बल्क तो प्रोवाइड करता है, मगर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से अब नॉन हाइजीनिक कंडीशंस में जो फूड बन रही है, इवन आप जहाँ बाहर निकलें कॉलेज रोड पे या किसी और भी जगह पे जाएँ, तो आपको कई शवारमा वाले मिल जाएँगे, कई बर्गर वाले मिल जाएँगे, मगर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। तो ये जो आजकल तो हमने रूटीन बनाया हुआ है, तो इस रूटीन की वजह से हमारे स्टमक के ऊपर बहुत सारा बोझ है, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, और तमाम जो डिजीज़ हैं स्टमक से जनरेट होते हैं, फिर आगे आगे की तरफ चली जा रही हैं, क्योंकि स्टमक के अंदर जाके जब कोई इस तरह की नॉन हाइजीनिक फूड जाती है, तो वहाँ से फिर इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि आपको अल्सर भी हो सकता है। अगर इतनी ज़्यादा पेप्टिक अल्सर हो जाए, तो वो कैंसर की तरफ भी जा सकती है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ये रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए कि हमारी रूटीन है बेसिकली फास्ट फूड और जंक फूड। आप खाएँ, महीने में, हफ्ते में 1 दफ़ा खाएँ, मगर और इसके अलावा उसके साथ जंक फूड के साथ फिर हम सोडा वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो कि पहले हमारी बॉडी एसिडिक है, उसमें फर्दर एसिडिक है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जो अल्कलाइन मीडिया में हो और ग्रो करे और कोई बीमारी आए। तो तमाम जो डिज़ीज़ हैं वो एसिडिक मीडिया के अंदर ही ग्रो करती हैं। तो पहले एसिडिक है हमारे, और उधर से ऊपर से हम एसिड ही पी रहे हैं, वाटर के अंदर मिलाया कार्बोनिक एसिड ही है वो, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये जंक फूड और फास्ट फूड से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो फिनोमेना है उसको प्रिवेल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना के लिए हमें बेहतर ये है कि हमें जो सब्जियां हैं जो मौसम की वो खानी चाहिए, और फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना रखते हैं। तो बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना प्रिवेल करेगा और अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल हो, तो कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जब फिनोमेना वीक हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां जो होती हैं बॉडी में ग्रो करती सर, मैं ये पूछना था आपसे कि दौर हाज़िर के अंदर केमिस्ट्री का जो इल्म है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप एफ़िलिएशन किस तरह देखते हैं? और इन फ्यूचर के आपके कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलाप से कोई चीज़ आप देख रहे हों? प्लीज़ इस पे आप ज़रा थोड़ा है। बेसिकली जो केमिस्ट्री है ना, ये मदर ऑफ ऑल बेसिक साइंसेज है। तमाम जो साइंसेज हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो केमिस्ट्री तो बेशुमार फील्ड्स हैं इसके। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्री है, पेंट है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है केमिस्ट्री का रोल है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डिफरेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ड्रग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि आप हाँ, लैब में जाने से पहले नए केमिकल ढूंढते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, उनके रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, नए कंपाउंड बन जाते हैं और जिस थेरेपेटिक टारगेट के ऊपर हम उनको ट्राई करना चाहते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ। तो नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनकी एप्लीकेशन सेंसर्स हो सकती हैं, मतलब पेंट्स में यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल। आजकल तो पेंट्स आ रहे हैं जो एंटीबैक्टीरियल पेंट्स हैं, हाँ। मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं। तो उनको बनाने से पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट कर मदद ले सकते हैं कि हम केमिस्ट्री में कौन से नए मॉलिक्यूल बनाएं और जो हमारे टारगेट्स हैं उनके ऊपर वो पूरा पूरा उतरें। सर, वालिद साहब के अलावा किसी ऐसे मेंटोर का या किसी ऐसे इंसान का आप हमें बताना चाहें जिनकी वजह से आप ज़िंदगी के इस मुकाम पे सर मौजूद हैं? मेंटोर की बात की तो ये मैं अभी भी बिलीव करता हूँ इस बात के ऊपर कि जो मेंटोर होता है ना वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। हमारा सिस्टम ज़रा एजुकेशन का और आजकल आप देखें कि एजुकेशन के अंदर वो नर्सरी, प्रेप और 1-2 शुरू करते हैं और इतनी बड़ी बुक्स देते हैं, जबकि इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता। दुनिया में बड़े-बड़े सिस्टम है, फ़िनलैंड का सिस्टम है या हाँ, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है या सिंगापुर का है, जापानीज़ सिस्टम है। तो बेसिक जो आपकी तरबियत और एजुकेशन होती है वो आपके पेरेंट्स ही करते हैं, वही मेंटोर होते हैं। इसमें हमारी वालदा का बहुत बड़ा रोल है जी। तो हमारी वालदा ने जितना भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाहौर पढ़ने के लिए आते थे, तो हमें दरवाज़े से दूर तक देखती होती थी कि मेरे बच्चे कहाँ पे पहुँच गए हैं, मुड़ गए हैं, तो वो दरवाज़े में खड़ी रहती थी। इसके अलावा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो आज भी हमारे खाने-पीने का वो खुद बंदोबस्त करती हैं। तो वो कोई मुझे नहीं याद कि जब हम लाहौर पढ़ने के लिए आते थे कोई ऐसा दिन हो कि हम बगैर नाश्ते के आए। तो हमारा सुबह आने का, ये आप हैरान होंगे, टाइम होता था 4, आज भी मुझे याद है 4 बजकर जो 50 मिनट वाली गाड़ी होती थी उस पे हम आते थे। इसमें तो रोल पे जो मेंटोरिंग का है तो वो तो पेरेंट्स का ही होता है। बाकी फिर अब कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटी या प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ आपको अच्छे टीचर्स हमें मिले, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो इस तरह उनका जो एक मेंटोरिंग का जो हमारा रोल है ना, तो वो डेफ़िनेट हुआ। फिर कॉलेज में अच्छे उस्ताद मिले, यूनिवर्सिटी में मिले, फिर आगे खुद हमने बहुत सारी, मैंने ज़ाती हैसियत में बहुत सर्च की, बहुत ज़्यादा मैं आज भी काम करता हूँ, सर्च करता हूँ और मैंने 20 प्लस ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं 8 टू 8 काम करता हूँ। तो आज भी मैं बहुत सारा जो दुनिया में रिसेंट रिसर्च हो रही है उसको देखता हूँ अपने फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आजकल तो कंप्यूटरमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और फिर जो हमारे ब्रेन का जो डाटा है हम उसको खुद इंटीग्रेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला का फजल है। फिर हम चीज़ों को, फिर नई चीज़ों को ऐड करते हैं। तो यही है कि हमारा मेंटोरिंग के हवाले से।